हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। वो है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है, बस फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रखा है। नाइन्थ क्लास में पढ़ा है ना, फर्स्ट चैप्टर था हिस्ट्री का। कोई दिक्कत नहीं है। आधी चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन की है इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं। बस जो रेवोल्यूशन था फ्रेंच का थोड़ा एडवांस में बताया, यहाँ पे कुछ नहीं है। टेंशन मत करना, मैं हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर का जो पेंटिंग देंगे शुरुआत में, उसको हम वीडियो के एंड के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वो टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडियाज ऑफ द नेशन। इसके अंदर क्या बता रखा है? द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। दैट मींस कि जो जो राष्ट्र मतलब जो राष्ट्र मतलब जो अपने राष्ट्र के लिए जो भी भावना लोगों में जो भी पैदा हुई, जो भी उत्पन्न हुई, जो क्रिएट हुई ना, वो कब हुई? पूरे के पूरे यूरोप के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही अपने देश के प्रति जो भी भावना थी वो क्रिएट हुई लोगों के माइंड के अंदर। इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पूरे के पूरे यूरोप के अंदर। इस चीज को याद रखें। कोई भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि जो नेशनलिज्म की जो भावना थी, जो फीलिंग थी, वो सबसे पहले कहाँ पे क्रिएट हुई थी? कहाँ पे क्रिएट हुई थी? फ्रेंच फ्रांस फ्रांस। किसके बाद हुई? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पूरे के पूरे यूरोप में हो गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? 14 जुलाई 1789। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही। अब जैसे फ्रांस को आप जानते हैं, यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जितना भी कंट्रोल था वो किसके 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 पास था? ओनली मोनार्क्स। यहाँ पे मोनार्की थी। तो मोनार्की थी तो जितने भी यहाँ पे राजा थे वो लोगों के ऊपर क्या करते थे? राज करते थे। और राजे को ऐसे नहीं मान लो कि अच्छे अच्छे राजा लोगों के बारे में सोचते हो कि नहीं, उनको अपने से मतलब है, बस लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। तो वैसे ही क्या था, वहां पे जितना भी रोल था वो टोटल मोनार्क का था। मोनार्क का मतलब होता है राजा, किंग, जिसको अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कुछ बदलाव होना चाहिए। यदि फ्रांस में यदि इतने बड़ी क्रांति हो गई, अपने राजा को, राजा पता है कौन था? लुई 16। पत्नी, दैट मीन्स वाइफ ऑफ लुई 16। ये तो पता होगा। मैं बताऊं? नहीं पता? मैरी एंटोइंट। वाह, देखना ना प्रोनाउंसिएशन आपका कैसे है। मेरा तो ऐसा ही है। मैरी एंटोइंट, वाइफ ऑफ लुई 16। अब मैं भी क्या कहाँ पे था ना, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कुछ बदलाव आने चाहिए। तो उन बदलावों में क्या सोचे कि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, मतलब राजनीतिक और अपने संविधान में कुछ चेंजेस आने चाहिए। वो चेंजेस किस प्रकार आए कि उन्होंने जो भी मोनार्की थी उसको पॉलिटिकल फ्रीडम, सवरेजिनिटी का, दैट मीन्स सवरेजिनिटी एक वर्ड है, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है, जो इंग्लिश मीनिंग कुछ मान लो, पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक आजादी। तो उन्होंने सोचा कि ये मोनार्की है, इसको ट्रांसफर कर देते किससे? सवरेजिनिटी, दैट मींस पॉलिटिकल फ्रीडम। लोगों को हम पॉलिटिकल फ्रीडम देंगे। लुई 16 के राज में यहाँ पे क्या नहीं थी? पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी। अब लोगों को हम क्या देंगे? पॉलिटिकल फ्रीडम। अब ये आ गई। अब इसके अंदर अब आप सोच लोगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अब ऐसा तो है नहीं कि सब लोगों में क्या बोल नेशनलिज्म की भावना क्रिएट हो गई थी फ्रांस के अंदर। तो वहां के जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो क्रांति करे थे, जो ये अनजस्ट रूल हो रहा था मोनार्क का, जो इतने टैक्स इंक्रीज हुए थे, उनके खिलाफ जो भी राजा को जो भी अपने रूल हो रहा था ना, उसको हटाए वो जो रिवॉल्यूशनरी थे, जो क्रांतिकारी थे। तब लोगों ने सोचा कि पूरे पूरे फ्रांस के लोगों में अपने राष्ट्र के लिए जो फीलिंग अपन को क्रिएट करनी है वो कैसे क्रिएट करे। तो उनके लिए जो अलग अलग उन्होंने कॉन्सेप्ट लाए। पहला कॉन्सेप्ट था पहला कॉन्सेप्ट था लापत्री, दैट मीन्स द फादरलैंड। और दूसरा कॉन्सेप्ट था ले सिटोयन, उसका मतलब था द सिटीजन। अब लोगों को यह कहा गया कि जो आप जो जिस धरती पर आप रहते हैं ना, वो क्या है? आपकी लापत्री। लापत्री मीन्स ये है आपकी पितृभूमि है। पितृभूमि, पितृभूमि का मतलब होता है कि यहाँ पर आपके पिता के पिता के पिता के पिता भी यहीं पर जन्मे, इसलिए ये आपकी पितृभूमि है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? ले सिटोयन। और आप इसके सिटीजन हो, मतलब ये आपकी पितृभूमि है और आप इसके बच्चे हो। राजा वाजा से अपन को कोई मतलब नहीं है। ये हमारी पितृभूमि है, हमारे पिता की पिता की पिता की भूमि है। ये वो सब यहीं पे जन्मे हैं, तो यहीं पे ही
मिले हैं? समझ में है? पहली चीज, दो कॉन्सेप्ट है, याद रखने की चीज है, लापत्री एंड ले सिटोए। अब दूसरी चीज क्या हुई, लोगों को वहां पे क्या दिए, इक्वल राइट्स दिए हर चीज के अंदर। और फ्रांस का एक न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाया गया जिसके अंदर 3 कलर थे। पहले जो रॉयल स्टैंडर्ड जो फ्लैग था उसको हटा के, राजा को जो फ्लैग थे ना पहले, उसको हटा के क्या किया गया, एक फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया जिसके अंदर 3 कलर थे। अब वहां पे आपको पता है कि फ्रांस में जब लुइस 16 की एक स्टेट जनरल भी हुआ करती थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा आप 9th क्लास में, एक स्टेट जनरल थी जो उसकी मतलब संभालती थी, मतलब पैसा वैसा कोई भी दिया हर चीजें। तो स्टेट जनरल को उन्होंने हटा के डिसमिस किया। किसने? रिवॉल्यूशनरीज ने, फ्रांस के पीपल्स ने, फ्रांस के सिटीजन्स ने। और एक नई चीज लाई क्या, नेशनल असेंबली। समझ में आ गया? अब नेशनल असेंबली लाई। अब क्या हो रहा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो फ्रांस था वहां पे क्या हो रहे थे, नए नए संगीत गाए जा रहे, अपने जीत के कस्में खाई जा रही थी, कस्में खाई जा रही थी। और जो शहीद हो गए ना इस क्रांति के अंदर, उनको याद किया जा रहा था कि हम कैसे, अपन को कैसे आजादी मिली है, ये लोगों को समझाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि ये आजादी अपन को ऐसे ही नहीं मिली है बातों बातों में, बहुत मुश्किल से आजादी मिली है अपन को। इसलिए समझो, राजा वादर्स कुछ नहीं है, क्योंकि सब तो लोग इन्वॉल्व थे नहीं राजा को मारने में, राजा को हराने में। ओनली कुछ लोग थे जो, जिनको पता था कि ये गलत हो रहा है, अनजस्ट रूल है राजा का। राजा इसका मतलब थोड़ा कि अपने पर ऐसे ऐसे राज करता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन को राजा के लिए नहीं, अपने देश के लिए, कि हमारी पितृभूमि है, हम इसके बच्चे हैं, ये लोगों के दिमाग में बिठा दी रिवॉल्यूशनरीज। तो रिवॉल्यूशनरी सोचा कि अब ऐसा तो है नहीं कि अपना देश ने, अपने देश को अपने मोनार्क जो राजा है उसके रूल से आजाद करा दिया, उसके जो अनजस्ट रूल था उसे आजाद करा दिया। इसका मतलब ये थोड़ा कि अपन चुपचाप बैठ जाएंगे, अपन को पूरे के पूरे यूरोप को आजाद कराना है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे के पूरे यूरोप में निकल गए वो। पूरे पूरे यूरोप में निकल गए तो वहां पे क्या हुए, वो सोचे कि अपन को जो ये नेशनलिज्म, जो अपने राष्ट्र की जो भावना अपन लोगों में अपने देश के अंदर उत्पन्न किया है ना, क्रिएट किए हैं, वैसे अपन को पूरे पूरे यूरोप के अंदर क्रिएट करना है। सही, पूरे पूरे यूरोप के अंदर क्या करना है, जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो क्रिएट करनी है इन एवरी सिटीजन माइंड। आई हैव टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द यूरोप। सही, तो वो निकल गए। अब वहां पे अलग अलग जगह पर उन्होंने अपने कैंपेन शुरू किए, अपने अपने अलग अलग एक्टिविटी शुरू की, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो बहुत ही ब्रॉड, मतलब बहुत ही वाइड स्प्रेड फैलाने के लिए। सही, अब आपको एक चीज तो पता होगी क्या, राजा नहीं है, राजा की गद्दी खाली है, राज दरबार खाली है बेचारा। राज दरबार खाली से मतलब है कोई भी उनके ऊपर लीडर नहीं है इस टाइम फ्रांस में। फ्रांस में अभी तक कोई लीडर नहीं है, जब तक लुइस 16 के जाने के बाद अभी तक कोई लीडर बना नहीं वहां पे। अब लीडर नहीं बना तो कोई ना कोई लीडर तो बनेगा ही। अब जब राजगद्दी खाली है तो वहां पे लीडर आएगा। अब वो लीडर आए एक वहां पे, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। सही, नेपोलियन बोनापार्ट। पांडे गलती से पता नहीं कहां से गया वो, अब उल्टा में देख के आया था ना, उसमें पांडे पांडे आ रहा था इसलिए निकल गया मुंह से मेरा। वहां पे गया नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो उसने क्या किया, वो जो राजा का जो मतलब वहां पे क्या किया, लोगों के अंदर एक अपनी एक छवि बनाने के लिए वहां पे अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस की। अब इंट्रोड्यूस करने के लिए उसने पहली चीज क्या इंट्रोड्यूस की, सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको अपन नेपोलियनिक कोड भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं। तो उस नेपोलियनिक कोड के अंदर क्या था, नेपोलियनिक कोड के अंदर एक चीज थी, वो थी क्या, जो भी विशेष अधिकार, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो तीन जो मतलब दो ग्रुप ऑफ पीपल्स थे, एक था क्लैरेजी और एक था नोबिलिटी, इनको क्या थे, विशेष अधिकार प्राप्त थे। मतलब विशेष अधिकार का मतलब क्या हुआ, इनको मतलब ऐसे विशेष अधिकार प्राप्त थे जो उनको जन्म से मिलेंगे, मतलब जैसे कि राइट टू वोट हो गया, राइट टू स्पीक हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे अधिकार, उनको टैक्स भरना नहीं पड़ता था। तो यहाँ पे भी नेपोलियन ऐसे कहा कि जिनको भी प्रिविलेजेस है बेस्ड बाय बर्थ, तो वो प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, ये विशेष अधिकार खत्म किए। और दूसरी चीज क्या उसने उस कोड के अंदर क्या किया, बिफोर इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, मतलब
कानून की नजरों में हर व्यक्ति एक ही तरह से देखा जाएगा। और तीसरी चीज क्या की, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब जिसकी जमीन होगी वो उसी की होगी। ऐसे नहीं उस पे जमीन किसी की है, खेती को और करवा रहा है, पैसे को और कमा रहा है। जिसकी जमीन उसी की, वही खेती करेगा, वही पैसे कमाएगा, उसकी फसल को वही बेचेगा। ये एक और राइट दिया। और इसके अंदर क्या हुआ कि नेपोलियन ये नहीं चाहता था कि अपन फ्रांस के अंदर रूल करें। नेपोलियन एक ऐसा माइंडेड इंसान था ना, वो चाहता था कि अपन पूरे के पूरे यूरोप के अंदर अपना रूल जमाएंगे भाई। तो पूरे के पूरे यूरोप के रूल जमाने के लिए क्या करेंगे, अपन पूरे पूरे यूरोप में घूमेंगे। और यूरोप में घूमेंगे तो वो गया डच, स्विट्जरलैंड, है ना, इटली के अंदर गया, जर्मनी के अंदर गया। यहाँ पे गया तो नेपोलियन ने अपने कुछ सिंप्लीफाइड क्या किए, अपने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स क्या किए, यहाँ पे सेटअप किए। वो कौन सा था, उसने फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर दिया हर जगह पे। फ्यूडल सिस्टम एबोलिश किया। फ्यूडल सिस्टम का मतलब है बद्दुआ मजदूरी। मतलब आप लोगों से काम तो करवा रहे हैं लेकिन उनको कुछ पैसा नहीं दे रहे, ये होता है फ्यूडल सिस्टम। और दूसरी चीज क्या थी, फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वडम एंड मैनुअल ड्यूज। इस पे वही है, लोगों को मान लो आप काम पे रख रहे हैं, आपको मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको पैसा दूंगा, आज नहीं है कल दे दूंगा। वो क्या मुफ्त के अंदर अपन काम कर रहे हैं, दूसरे बोल रहे हैं किस चीज के पैसे हैं, है कौन तू, चुपचाप काम कर। तो मजबूरी के अंदर काम करना पड़ता था। और दूसरी क्या थी, मतलब जो भी टाउन थे, जो भी गांव थे, उनकी जो भी फैसिलिटी थी उनको क्या करिए एकदम इम्प्रूव कर दिए। और कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या क्या कर दिया, इम्प्रूव किया इसको भी। और जो भी मान लो कि एक और चीज थी, जो बिजनेसमैन थे और जो भी अलग अलग वर्कर्स थे, है ना, जो भी आर्टिशियंस थे, पीजेंट्स थे, इनको दिक्कत होती थी बहुत सारी अलग अलग चीजों की वजह से। पहली चीज क्या थी, करेंसी। अब आप देखो, जो भी बिजनेसमैन होगा उसको बिजनेस ऐसा नहीं कि वो अपने एक ठेला लगा के बैठ जाएगा, वहां बिजनेस होगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, उसको अलग अलग टाउन्स, अलग अलग कंट्री में जाना पड़ेगा, तो अलग अलग स्टेट्स में जाना पड़ेगा। तो वहां पे क्या होगा, पहले के फ्रांस में क्या था, हर जगह की करेंसी अलग थी। अब हर जगह की करेंसी अलग होगी तो क्या होगा, वो अपना सामान वहां बेचने जाएगा तो क्या होगा, उसको वापस से अपनी करेंसी को चेंज कराना पड़ेगा। मतलब ऐसे बहुत दिक्कत होती थी। नेपोलियन ने क्या किया, करेंसी को एक कर दिया। अरे मानोगे नहीं आप, फ्रांस के अंदर 40 से ज्यादा करेंसी थी। करेंसी जानते नहीं क्या होते हैं, करेंसी थी 40 ज्यादा, उससे नेपोलियन ने ओनली एक करेंसी कर दी। क्या कर दी, एक करेंसी। अब एक करेंसी कर दी, इसके अलावा क्या किया, यूनिफॉर्म लॉ, मतलब वेट एंड मेजरमेंट का यूनिफॉर्म लॉ लाया। मतलब अब पहले क्या होता था कि मान लो कि कोई भी नेपोलियन, मतलब नेपोलियन जहां पे रहता था, मतलब फ्रांस के अंदर कोई एक जगह है, कोई एक जगह ना, वहां पे गेहूं की 1 किलो गेहूं आ रहा है मान लो 40 रुपए में। और अपन फ्रांस में दूसरी जगह जाते हैं, वहां पे 1 किलो गेहूं आ रहा है 80 रुपए में। फिर दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पे 1 किलो गेहूं आ रहा है 120 रुपए में। फिर एक जगह जा रहे हैं तो 1 किलो गेहूं 50 रुपए में। तो क्या था, वेट एक ही है लेकिन उनकी क्या है, रेट अलग अलग है। वेट एक, बस रेट डिफरेंट। वेट इज सेम बट रेट इज डिफरेंट। इट इज अ नॉट अ यूनिफॉर्म लॉ। तो क्या किया नेपोलियन ने, सबको हटाया। नेपोलियन ने कहा कि यदि 1 किलो गेहूं की 1 किलो गेहूं यहाँ पे 40 रुपए है तो वहां पे भी 40 ही होगा, ऐसे नहीं वहां पे एक्स्ट्रा हो रहा है। ये तो गलत बात है। इसीलिए नेपोलियन ने क्या किया, वेट एंड मेजरमेंट को क्या कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया। मतलब एक यूनिफॉर्म ले आई फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर जहां पे वो अपना, जो वहां पे अपनी हुकूमत करना चाहते हैं, वहां पे ये कुछ इक्के दुक्के कुछ अच्छे काम, मतलब ये आप कह सकते हैं कि लोगों को नेपोलियन किन कारणों की वजह से पसंद आने लगा। इन कारणों की वजह से नेपोलियन को, मतलब मैं आपको बताया इन कारणों की, मतलब ये जो कुछ लॉस थे इनकी वजह से नेपोलियन लोगों को पसंद आने लगा। अब अगली चीज क्या है, नेपोलियन लोगों को पसंद आना क्यों बंद हो गया। नेपोलियन ऐसे कौन कौन सी हरकतें कर दी, कौन कौन सी पागलपंती कर दी, कौन कौन सी बेवकूफी कर दी कि लोगों को नेपोलियन के ऊपर इतना गुस्सा आने लगा कि पूछो मत। अब पूछना पड़ेगा आपको, पूछने के आप कहा कर भाई, हम कुछ बोल नहीं सकते। अब इसके अंदर अगली चीज क्या है, नेपोलियन को लोग पसंद क्यों नहीं आने लगे। वो नेपोलियन को लोग इसलिए पसंद नहीं आने लगे क्योंकि नेपोलियन हवा में चढ़ गया ज्यादा। अब नेपोलियन ऐसा बोल रहा था तो क्या कि आप मेरे खिलाफ ना तो पेपर के अंदर लिख सकते हो, ना मेरे सामने बोल सकते हो, ना टीवी चैनल कहीं पे भी कुछ बोल नहीं सकते। मतलब मेरे खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। मैं किसी को पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब राजनीति के अंदर मेरे आदमी होंगे ना, वो ही होंगे, और मैं हर किसी को एंट्री नहीं ले दूंगा। मेरे को इलेक्शन नहीं होंगे। डेमोक्रेसी तो मान ले बिल्कुल खत्म। और दूसरी चीज क्या हुआ, जो आम आदमी थे उनको जबरदस्ती
आर्मी के अंदर भर्ती करने लगा कौन? नेपोलियन महाशय। अब भाई लोगों ने सोचा भाई अब उसको भगवान समझ रहे थे, ये तो दानव निकला, राक्षस की हरकतें कर रहे हैं। तो ये जो कारण थे वो थे नेपोलियन के डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स, जिसके वजह से नेपोलियन फॉल डाउन हो गया, नेपोलियन लोगों की नजर से गिर गया। थैंक यू, हैव अ नाइस। अगली वीडियो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।